तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, विलियन सॉल्यूशन। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा क्या, ठोस की द्रव में विलेयता। ओके, तो देखो बच्चों, ठोस की द्रव में विलेयता मीन्स ठोस की एक निश्चित मात्रा, मतलब ठोस विलेय जो होता है, ठोस विलेय की एक निश्चित मात्रा जो विलायक में घुलकर एक संतृप्त विलयन बनाती है, उसे ठोस की विलेयता कहते हैं। बात क्लियर है कि ठोस विलेय पदार्थ लिया जाए और उसे विलायक, द्रव विलायक में, ठीक है, घोला जाए और एक संतृप्त विलयन बनने तक ठोस की जो भी मात्रा डिसॉल्व हो गई, घुल गई, वही ठोस की क्या है बच्चों, विलेयता है। इसे स्थिर ताप पर लिया जाता है, क्योंकि अगर हम ताप बदलेंगे तो विलेयता बदलती जाएगी। इसलिए एक निश्चित ताप पर फिक्स करके और फिर हम एक द्रव विलायक लेते हैं, उसमें ठोस विलेय मिलाते हैं और तब तक घोलते हैं जब तक कि एक संतृप्त विलयन ना बन जाए। संतृप्त विलयन का मतलब है कि अब विलेय और घुलना बंद कर देगा, जितना घुलना था वो घुल गया। तो एक संतृप्त विलयन बनने तक जो ठोस की एक निश्चित मात्रा घुल गई विलायक में, वही उसकी क्या कहलाएगी बच्चों, विलेयता। तो विलेयता S निकालनी है तो हम लिखेंगे ठोस की ग्राम में, ठोस मतलब ठोस विलेय है ना। यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि विलेय की ग्राम में मात्रा जो संतृप्त विलयन में घुलित है, अपॉन में है विलायक की ग्राम में मात्रा, कि आपने विलायक कितना लिया है और उसमें विलेय कितना घुल गया, तो इनका अनुपात ही क्या है बच्चों, विलेयता। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विलायक के पर ग्राम में जो विलेय की मात्रा घुलित है, वही उसकी क्या है बच्चों, विलेयता है। जैसे हम यहां पर लिखें कि 4 ग्राम NaOH हर 1000 ग्राम जल में घुलकर संतृप्त विलयन बनाता है। ठीक है, कि 4 ग्राम NaOH 1000 ग्राम जल में घुलकर एक संतृप्त विलयन बनाता है, तो इसकी विलेयता ग्राम या एक यूनिट लेस हो जाएगी, क्योंकि ग्राम अपॉन ग्राम में है, तो इसकी विलेयता क्या होगी, तो हम लिखेंगे विलेयता इक्वल टू, ये हो गया 4 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान है 1000 ग्राम, तो इस तरह से 4 इंटू 10 की पावर -3, मतलब एक इतने ग्राम NaOH पर ग्राम जल में घुलित होगा। तो इस तरह से, हालांकि विलेयता को ग्राम प्रति लीटर, है ना, मोल प्रति लीटर, ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक, इन सब में व्यक्त किया जाता है। एक नॉर्मल डेफिनेशन मैंने बता दी यहां पर, बाकी विलेयता से रिलेटेड हर कुछ हम साम्य में, है ना, वहां पर पढ़ चुके हैं, आयनिक साम्य में। यहां केवल विलेयता को एक संबंध बताया गया है कि विलेयता होती क्या है और विलेयता पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं ताप के, दाब के। अब देखो, जब कोई भी विलेय पदार्थ घुलता है किसी विलायक में, मतलब ठोस, अगर आप विलायक लेंगे, सॉरी, ठोस विलेय पदार्थ लेंगे और जब वो द्रव विलायक में घुलता है, तो पूरी घुलनशीलता जो है 2 पदों में पूर्ण होती है। मतलब आप नमक को लें और पानी में घोलें, तो जब नमक पानी में घुलेगा तो 2 स्टेप पूरे होते हैं, 2 पदों में पूर्ण होती है। मतलब यहां लिखा है मैंने कि घुलनशीलता 2 पदों में पूर्ण होती है, क्योंकि हम ठोस की द्रव में ले रहे हैं, तो ठोस की जो द्रव में घुलनशीलता है वो 2 पदों में पूर्ण होती है। पहला पद होता है वियोजन, जो कि एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। इसमें क्या होगा बच्चों कि इसमें जो है विलेय, जो पदार्थ है आपने लिया है विलेय, अपने घटक आयनों में, ठीक है, टूटता है। कि आपने नमक को पानी में डाला, तो नमक जब पानी में जाएगा तो पहले अपने आयनों में टूटेगा, कि ये सॉलिड था, और इस प्रक्रम में जब आयन एक दूसरे से अलग होते हैं तो उनके बीच में जो आकर्षण के विरुद्ध ऊर्जा दी जाती है, वो उसकी मतलब है उस आयनिक यौगिक की चालक ऊर्जा के बराबर होगी।
तो जब हम Bx जैसे NaCl को पानी में घोले वो आयनों में टूटेगा तो उन आयनों के टूटने में जो ऊर्जा लगी वो NaCl की चालक ऊर्जा के बराबर होगी। तो इस तरह से Bx को जब हम घोले, लवण ठोस है ये और जल में गया तो पहले उसने आयनों में वियोजित हुआ और उसने ऊर्जा अवशोषित की। तो ये एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है और इसमें जो ऊर्जा लगी एक मोल के लिए वियोजन में, जब आयन बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो गए इस तरह से, तो इसमें जो ऊर्जा लगी वो है इसकी क्या, चालक ऊर्जा, और इस तरह से आयन्स फ्री हो गए। दूसरा स्टेप होता है कि अब जो आयन्स फ्री हुए इसके बाद होता है जल योजन। जल योजन का मतलब है आयन में आवेश है, इसलिए द्विध्रुवीय विलायक या हम कहें जल के अणुओं द्वारा ये क्या हो जाते हैं, चारों तरफ से घिर जाते हैं। मतलब ये जो आयन है, आयन एवं जल अणु, विलायक मतलब है ना, जल अणुओं के मध्य आकर्षण आता है बच्चों, ठीक है। और इसमें जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो आयन की जल योजन ऊर्जा के बराबर होती है। तो इस तरह से B+ और X- पूर्ण वियोजित हो गया, फिर जल अणुओं से घिरा और इस प्रक्रम में जल योजन हुआ। प्रत्येक आयन जल के अणुओं से घिर गया। एक्वस का मतलब है कि आयन चारों तरफ से जल के अणुओं से घिरा हुआ है, आकर्षित हो गए जल के अणु आयन के प्रति, और इस प्रक्रम में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और वो क्या कहलाती है, जल योजन ऊर्जा। ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, मींस यहाँ पर जो जल योजन ऊर्जा है ये तंत्र से उत्सर्जित होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम विलयन की ऊर्जा निकालें, किस पूरे प्रक्रम का जो नेट कुल ऊर्जा परिवर्तन है जिसे हम बोलेंगे विलयन की ऊर्जा, वो जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा का सम हो। समझ गए ना कि विलयन की जो ऊर्जा आप निकालोगे, ये वाली ऊर्जा, तो ये जो ऊर्जा होगी वो जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा का सम होगी। अब जालक ऊर्जा जो है आप जानते हैं कि ये धनात्मक है यहाँ पर, और जल योजन ऊर्जा क्या है बच्चों, ऋणात्मक है। तो इसका मतलब है कि जो विलयन की एंथैल्पी है ये धनात्मक भी आ सकती है, ऋणात्मक भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। कैसे, देखो U धनात्मक है और HE ऋणात्मक है। अब दो कंडीशन बनेगी ना कि U ज्यादा है और HE कम है, मतलब है लवण को अपने आयनों में वियोजित होने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है, और जब जलयोजन हो रहा है तो ऊर्जा कम निकल रही है। तो डेल्टा H जब हम निकालेंगे तो यहां पर U की जगह प्लस, मतलब जो वैल्यू है जालक ऊर्जा की, और HE की जगह नेगेटिव, तो डेल्टा H आ जाएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि U ज्यादा है, धनात्मक मान ज्यादा है और ऋणात्मक मान कम है, तो डेल्टा H हो गई पॉजिटिव। और इसे हम बोलेंगे ऊष्मा शोषी विलीयता। और ऐसी विलीयता, और यह विलीयता जो है, यह विलीयता, समझ गए बच्चों, ताप वृद्धि से बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे आप ताप वृद्धि करोगे, डेल्टा H का पॉजिटिव मान जो है, जब मतलब तंत्र को डेल्टा H के बराबर ऊष्मा मिलना शुरू हो जाएगी तो लवण जो है और घुलेगा। तो ध्यान रखें, ऊष्मा शोषी विलेयता तापमान वृद्धि से बढ़ती है, और इस तरह से जो लवण ये दर्शाते हैं जैसे NaCl, KCl, K2SO4, Ki, अमोनियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, इन सब में इसी तरह की विलेयता मिलती है। मतलब अधिकतम लवण इसी विलेयता को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और ऐसे लवण का यूज ज्यादातर हिमरोधी, ठीक है, विलयन बनाने में किया जाता है। मीन्स ये लवण जल के तापमान को, विलयन के तापमान को गिरा देते हैं, और इस तरह से लवण जो है विलयन वो जमता नहीं है, जल्दी 0 से नीचे तक ठंडा हो जाता है इस तरह से। दूसरा आता है कि इसका उल्टा, जालक ऊर्जा से जल योजन ऊर्जा ज्यादा हो। अब जल योजन ऊर्जा ऋणात्मक है तो ऋणात्मक मान ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक है कि विलयन की जो ऊष्मा आएगी वो ऋणात्मक आएगी, मतलब ऊष्मा क्षेपी विलेयता कहलाती है। और अगर हम ये कहें कि ताप वृद्धि करें, ताप वृद्धि से, ठीक है, विलेयता जो है बच्चों, विलेयता घटती है।
देखो, लीसातेलिये नियम ये कहता है कि अगर प्रक्रम ऊष्मा शोषी है तो ऊष्मा दोगे तो तंत्र ऊष्मा का अवशोषण करके उस दिशा में ज्यादा चलना शुरू करेगा जहां ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो ऐसे में ताप वृद्धि करें और ऊष्मा शोषी लेता है तो वो तो बढ़ेगी, और ऊष्मा क्षेपी में चूंकि तंत्र में ऊष्मा ऑलरेडी निकल रही है और ऊपर से आप और ऊष्मा दोगे तो तंत्र क्या होगा, घुली हुई मात्रा को निक्षेपित कर देगा, ताकि मतलब विपरीत दिशा में प्रक्रम चलाने लगेगा, ताकि विपरीत प्रक्रम ऊष्मा शोषी हो जाएगा। तो इस तरह से ताप वृद्धि से विलेयता क्या हो जाती है, घटती है। Li2CO3, Li2SO4, ये KClO3, ये जो होते हैं, ठीक है, ये ऊष्मा क्षेपी विलेयता दर्शाते हैं। KClO3, KNO3, Na2SO4 इंटू 10H2O एक ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा क्षेपी विलेयता दोनों दर्शाता है, क्योंकि यह दो भौतिक रूपों में पाया जाता है। देखो, अगर हम एक ग्राफ से समझें कि यहां पर हम सॉल्युबिलिटी लें, ठीक है, और यहां पर लिया है तापमान, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये वाली पॉइंट कि जिनका स्लोप जो है देख रहे हैं धनात्मक है, मतलब इनकी विलेयता, इन लवण की NaNO3, NH4CO, ठीक है, Cl है, NaCl है, इस तरह से, तो ये विलेयता आप देख रहे हैं ताप वृद्धि से बढ़ रही है। NaCl की लगभग ताप वृद्धि से ज्यादा परिवर्तित नहीं होती, बाकी लवण की विलेयता इस तरह से बढ़ रही है, तो ये धनात्मक स्लोप दर्शा रहे हैं। ये KClO3 में आप देख रहे हैं कि तापमान वृद्धि से ये विलेयता क्या होती जा रही है, घट रही है। इसका मतलब है कि यहां पर ये जो है ये क्या दर्शा रहा है, ऊष्मा क्षेपी विलेयता, ठीक है, दर्शा रहा है। और अगर आपसे कहा जाए ये कैसी दर्शा रहे हैं, तो आप इसमें लिखोगे क्या, ऊष्मा शोषी विलेयता, समझ गए ना। तो इस तरह से NaCl देखा जाए तो ऊष्मा शोषी ऊष्मा क्षेपी किसी तरह की विलेयता नहीं दर्शाता, एक स्थिर दिख रहा है, मतलब ताप से ज्यादा इसकी विलेयता प्रभावित नहीं होती। अब आता है इसमें लिखा है कि Na2SO4 इंटू 10H2O ये दोनों प्रकार की विलेयता दर्शाता है। पहले देख रहे हैं यहां पर ये क्या है, ऊष्मा शोषी है ना विलेयता, तापमान वृद्धि से बढ़ रही है, और यहां देख रहे हैं कि ये कैसी हो गई है, ऊष्मा क्षेपी। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि एक तापमान है, संक्रमण ताप कहलाता है, जो कि 32.38 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां पर इससे पहले Na2SO4 डेकाहाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब Na2SO4 इंटू 10H2, और इस लवण की विलेयता क्या होती है, ऊष्मा शोषी। लेकिन जैसे ही 10H2O रिमूव हो गए, अब ये एनहाइड्रस हो गया Na2SO4, तो फिर इसके बाद ये ऊष्मा क्षेपी विलेयता दर्शाता है। तो ये जो तापमान है 32.38 डिग्री, ये Na2SO4 ग्लोबल सॉल्ट है, ये का संक्रमण ताप है, मतलब ये अपने एक रूप से दूसरे रूप में आ जाता है और इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही बदल जाते हैं। इस तरह से हम ये कहें कि ये पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, मतलब है बहुरूपता दर्शा रहा है कि पहले वो 10H2O के फॉर्म में था, फिर Na2SO4। इसके अलावा CaCl2 में भी इंटू 6H2 इसमें भी मिलती है, ये BaCl2 में भी मिलती है इस तरह की। तो जिनमें जलयोजित जल होता है लवण में, वो ज्यादातर इस तरह की विलेयता दर्शाने लगते हैं, क्योंकि उनके जल के अणु जैसे हटते हैं तो वो अपना गुण बदल देते हैं। तो ये है एक विलेयता, उस पर ऊष्मा का प्रभाव। इसके अलावा बता दूं कि एक रिलेशन और होता है कि log S2 अपॉन S1 इक्वल टू डेल्टा H सॉल्यूशन अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यहां जो S1 है वो है T1 ताप पर विलेयता, ठीक है, बाकी ये तो वही है विलयन की एंथैल्पी। S2 है T2 ताप पर विलेयता, R वही गैस स्थिरांक है, और ये बता दूं T2 ग्रेटर देन T1। तो अगर ये पॉजिटिव है, अभी आपने देखा कि अगर डेल्टा H सॉल्यूशन कैसा है, पॉजिटिव, तो ध्यान रखें S2 ग्रेटर देन S बनाएगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर डेल्टा H, ठीक है, सॉल्यूशन क्या आता है, निगेटिव, तो S1 ग्रेटर देन H2। इसका मतलब है कि ऊष्मा शोषी विलेयता तापमान वृद्धि से बढ़ेगी, इसलिए पहली की अपेक्षा दूसरी विलेयता, उच्च ताप पर जो विलेयता है वो ज्यादा आएगी। ऊष्मा क्षेपी में उल्टा हो जाएगा।
तो इस तरह से ये है विलेयता और उस पर ताप का प्रभाव, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बाकी विलेयता, ग्राम प्रति लीटर में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये सब पढ़ना है तो आप किसमें जाएं, सामने वाले आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां पूरा डिटेल में अच्छे खासा दिखा दिया है मैंने। अब दूसरा टॉपिक जो है हमारा आज का, और ये है विलयनों का वाष्प दाब। तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में आप राउल्ट नियम, है ना, राउल्ट नियम के आधार पर विलयन के प्रकार, जिसमें आएगा आदर्श और अनादर्श विलयन। फिर अनादर्श विलयन में भी दो प्रकार हैं, एक है धनात्मक विचलन और एक क्या, ऋणात्मक विचलन। तो ये टॉपिक में इतना कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आते हैं विलयनों का वाष्प दाब। तो देखो बच्चों, वाष्प दाब आप जानते हैं कि स्थिर ताप पर तापमान स्थिर रखा जाए और वाष्पन साम्य अवस्था में, वाष्पन साम्य अवस्था आपको तभी मिलेगी जब आप पानी लें या द्रव लें और उसको अच्छी तरह से ढक के रख दें। तो ऐसे में यहां पर क्या होगी, धीरे धीरे वाष्प इकट्ठी हो जाएगी, और जब संघनन और वाष्पन की दर बराबर हो जाए, मतलब यहां पे लिखे दे रहा हूं, वाष्पन साम्य का मतलब होता है, ठीक है, वाष्पन की दर बराबर हो जाए जब क्या, संघनन की दर, मतलब जब जितने अणु वाष्पित हो रहे हैं उतने ही संघनित हो जाएंगे। तो यहां पर वाष्पन, जो वाष्प अवस्था में जो गैस के अणु हैं वो फिक्स हो जाएंगे। तो जब एक बंद तंत्र लेके और क्या किया जाए, ढक दिया जाए अच्छी तरह से, और वाष्पन साम्य अवस्था लागू हो जाए, तापमान स्थिर रखा जाए, तो अब द्रव की सतह पर या जो वाष्प उपस्थित है, ठीक है, तो द्रव की सतह पर जो वाष्प उपस्थित है उसका जो दाब है, चाहे वो पात्र की दीवार पर हो या द्रव की सतह पर हो, उसके द्वारा जो आरोपित दाब है उसको ही हम बोलते हैं वाष्प दाब। किसी द्रव की पृष्ठ सतह पर साम्य अवस्था में जो वाष्प उपस्थित है उसके द्वारा जो भी दाब आरोपित किया जाएगा उसे बोला जाएगा वाष्प दाब। साम्य अवस्था क्यों ली गई है, क्योंकि जितनी वाष्प उस ताप पर बननी थी बन चुकी होगी, उससे ज्यादा वो नहीं बनेगी, और इसीलिए साम्य अवस्था लेनी होगी, बंद तंत्र लेना होगा क्योंकि साम्य लागू कराना है। तो इस तरह से ये है वाष्प दाब। ये ताप पर निर्भर करता है किंतु द्रव के पृष्ठ क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। जैसे अब वायुमंडलीय दाब है, चाहे एक कमरे का निकाल लो, चाहे एक सुई की नोक पर भी निकाल लो, आप देखोगे वायुमंडलीय दाब एक ही आएगा। ठीक इसी तरह किसी द्रव की सतह कितनी भी बढ़ा दो, तापमान स्थिर है तो वाष्प दाब में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि द्रव की सतह बढ़ाओगे तो उसके ऊपर का क्षेत्र भी तो हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा, तो वो रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से ये ताप पे निर्भर करेगा, ताप में वृद्धि करोगे तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। एक रिलेशन भी है, ठीक है, और वो इस तरह का रिलेशन है, log P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा HB अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा बच्चों, क्योंकि ये वैल्यू जो डेल्टा HB है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, वाष्पन की एंथैल्पी, और यहां पर T2 ग्रेटर देन T1 लिया गया है, और डेल्टा HB ये है वाष्पन एंथैल्पी, जो हमेशा क्या होती है आप जानते हैं, पॉजिटिव होगी। तो P2 हमेशा जो है वो ग्रेटर देन P1 आएगा, मतलब तापमान की वृद्धि करोगे तो P1 है T1 ताप पर वाष्प दाब, और P2 है T2 ताप पर वाष्प दाब। तो इस तरह से ताप बढ़ाने से वाष्पन दाब बढ़ेगा, क्योंकि वाष्पन क्रिया बढ़ जाएगी, अणु ज्यादा से ज्यादा फिर वाष्प में चले जाएंगे, क्योंकि ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ताप वृद्धि से अग्र दिशा में चलना शुरू करेगा, मतलब और ज्यादा वाष्प बनने लगेगी। तो इस तरह से ध्यान रखना है, वाष्प दाब द्रव की वाष्पशीलता के समानुपाती है। द्रव जितना ज्यादा वाष्पशील होगा उतना ही ज्यादा वाष्प दाब, ताप के समानुपाती है, ताप में वृद्धि से वाष्प दाब बढ़ेगा, किंतु अंतर आणविक बल है, अशुद्धियां हैं, इनके व्युत्क्रमानुपाती है। अणुओं के बीच में आकर्षण ज्यादा है तो वाष्पन की दर कम हो जाएगी, अशुद्धियां मिला दोगे तो भी वाष्पन की दर कम हो जाती है। अगर हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखें तो सबसे ज्यादा वाष्प दाब आपको एल्केन का दिखेगा, उससे कम होगा ईथर का, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स का आता है, फिर अल्कोहल, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे अणु हैं जो अपनी वाष्प अवस्था में भी द्विलक के रूप में, मतलब अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू चिपके रहते हैं, ठीक है। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है,
एल्डिहाइड कीटोन में द्विध्रुव आकर्षण होता है, ईथर में भी, लेकिन ईथर का थोड़ा कम है। और एल्केन में लिंडन फोर्स है जो बहुत ही वीक होते हैं। और जितने ज्यादा वाष्प दाब उतने ही कम क्वथनांक होते हैं। ये हम डिटेल अणु संख्यक गुणधर्म में भी पढ़ेंगे। अब आता है विलयन और विलायक के वाष्प दाब में संबंध, क्योंकि पूरा राउल्ट का जो नियम है बच्चों वो इसी पे आधारित है, विलायक और विलयन के वाष्प दाब पर। तो देखो, शुद्ध विलायक की अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होगा बच्चों। समझ गए ना? अभी ऊपर भी बताया मैंने कि अशुद्धियां मिला दोगे, मतलब विलयन में, या मान लो आपके पास जल है और जल में आपने नमक मिला दिया, वो अशुद्धियां हो गई, तो वो वाष्पन की दर को कम कर देगा। ऐसे में शुद्ध जल का वाष्प दाब आपको ज्यादा मिलेगा और उस विलयन का जिसमें आपने नमक घोल दिया उसका वाष्प दाब कम होगा। यही लिखा है कि शुद्ध विलायक की अपेक्षा अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होता है, क्योंकि विलेय पदार्थ के कण सतह पर आकर वाष्पन की दर को क्या कर देते हैं बच्चों, कम। जैसे ये शुद्ध विलायक रखा है तो सतह पर केवल और केवल विलायक के अणु, और जब विलायक के अणु सतह पर केवल होंगे तो वो ज्यादा वाष्पित होंगे और सतह पर ज्यादा वाष्प इकट्ठी हो जाएगी, है ना। अब मान लिया जाए कि आपने उसमें कुछ विलेय पदार्थ मिला दिया, तो विलेय पदार्थ के कण क्या होंगे, सतह पर आ जाएंगे कुछ, तो कुछ क्षेत्रफल तो घेर ही लिया ना, तो अब सतह पर वाष्पन की दर क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। अभी यहां जहां बहुत सारे अणु वाष्पित हो रहे थे, अब यहां पर वाष्पन की दर कम हो गई। तो उसी ताप पर जब वाष्पन की दर कम हो जाएगी तो वाष्प का भी दाब कम हो जाएगा, क्योंकि वाष्प में अणुओं की संख्या कम होगी। तो यही रीजन है कि विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। सपोज हम ये मान लें कि विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है P0A और विलयन का है PA, तो विलायक का वाष्प दाब P0A ग्रेटर देन विलयन का वाष्प दाब PA। इस तरह से P0A ग्रेटर देन PA, और जितना ज्यादा विलेय मिलाते जाओगे वाष्प दाब उतना ही घटता जाएगा स्थिर ताप पर। तो ये संबंध होता है विलयन और विलायक के वाष्प दाब में। अब आते हैं राउल्ट का नियम। तो देखो, राउल्ट ने देखा जाए तो विलयन के वाष्प दाब एवं विलेय की मात्रा का एक मात्रात्मक संबंध बताया था। मतलब इसने ये बताया था कि विलयन का वाष्प दाब में कितनी कमी आएगी जब आप विलेय की मात्रा बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो इस तरह से विलयन का वाष्प दाब और विलेय की मात्रा का एक मात्रात्मक संबंध ही क्या है बच्चों, राउल्ट नियम। अब देखो, इसके अनुसार क्या बोला गया कि विलयन में वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब है उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। सोचो, ये एक विलयन रखा है जिसमें दो घटक A और B दोनों है, ठीक है। ये है A प्लस B, दोनों क्या है बच्चों, वाष्पशील घटक, ठीक है। तो इसने ये कहा है कि जो वाष्पशील घटक है उसका जो वाष्प दाब होगा सतह पर, ठीक है, वो उस विलयन में उसकी मात्रा के समानुपाती होगा। मतलब विलयन में घटक की मात्रा ज्यादा है तो उसका वाष्प दाब भी ज्यादा बनेगा। यही हेनरी ने भी तो कहा है कि सतह पर गैस का जो वाष्प दाब होता है वो क्या किस पे निर्भर करता है, उस विलयन में या उस जल के अंदर गैस की मात्रा के समानुपाती, मूल प्रभाज के समानुपाती। बिल्कुल, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम दोनों लगभग क्या है, समान है। उसमें केवल यह है कि गैस की विलेयता बताई गई है द्रव में, यहां पर हम वाष्पशील घटकों का संबंध बता रहे हैं। तो विलयन में वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती है। सपोज A और B दो वाष्पशील घटक हैं, उनके मूल प्रभाज XA और XB है, तो ये संबंध आएगा P समानुपाती X, PA समानुपाती XA। तो PA इक्वल टू P0A इंटू XA। यहां पर P0A जो है ये कहलाता है बच्चों, P0A ये कहलाएगा घटक की शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। अब ध्यान रखें कि विलयन में अगर आप देखते हैं कि विलयन में, ठीक है, XA प्लस XB इक्वल टू 1 है, तो XB, ठीक है, नॉट इक्वल 1,
समझ लें कि विलयन में दोनों घटकों का योग, विलय दो घटकों के मूल प्रभाज का योग 1 होता है। तो इसका मतलब एक्स भी 1 नहीं होगा, क्योंकि एक्स से तो कुछ होगा ही होगा ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पी ए लेस देन पी नॉट ए। तो यहां पर हम पी नॉट ए आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, शुद्ध विलायक की शुद्ध घटक की शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब, एक्स ए मूल प्रभाज है, उस घटक के मूल और दोनों घटकों या जितने भी विलयन में वाष्पशील घटक है उन सबके मूल या विलय और विलायक के मूल लिया जाए। इसी तरह से अगर मान लो हम दूसरा घटक है बी, तो हम लिखेंगे पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी या पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो विलयन का कुल दाब हो गया पी ए प्लस पी बी। तो हमारे पास पी टोटल पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और आगे बढ़ जाए हम एक्स की जगह पर, यहां पर मैंने एक्स ए की जगह पर क्या रख दिया 1 माइनस एक्स बी। तो ये हो जाएगा पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और बढ़ते जाए पी टोटल, तो पी नॉट ए को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब एक से टर्म मैंने यहां ले लिए, पी नॉट बी इंटू एक्स बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट ए। एक्स बी कॉमन है, बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया हमारे पास पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक है, इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट ए। इस तरह से ये संबंध निकला आया। अगर हम यहां पर एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी रखा था, अगर हम एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स के रख दें, तो इसी इक्वेशन में यहां से एक्स बी की जगह पर आप 1 माइनस एक्स से रख के सॉल्व करोगे, तो फाइनली आपको मिलेगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। तो चाहे ये ग्राफ हो चाहे ये ग्राफ हो, ये दोनों ग्राफ जो हैं या दोनों जो समीकरण है, सॉरी ये ठीक है, ये समीकरण, इसी को भी हम क्या बोलेंगे राउल्ट समीकरण। ये भी क्या है राउल्ट समीकरण। अब हम किसी का एक का भी, ये सरल रेखा समीकरण है बच्चों, ये क्या है सरल रेखा समीकरण। देखो आप इसमें अच्छे से अगर आप देखोगे तो ये दिख रहा है आपको y, ये दिख रहा है m, x प्लस ये क्या c। तो अगर हम यहां पर एक ग्राफ लें, पहले मैं इसको बता दूं कि यहां पर आप मान लो एक्स ए ले रहे हैं और यहां पर आप क्या ले लें पी टोटल, ठीक है। तो एक्स ए के बीच में अगर आप ग्राफ लोगे तो इस तरह से यहां पर जो अंतःखंड है वो पी नॉट बी के इक्वल है और जो स्लोप आ रहा है वो है पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। बात क्लियर है? तो इस तरह से, और अगर आप यहाँ एक्स भी लेंगे तो ये पी नॉट ए की इक्वल होगा और स्लोप होगी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। और अगर हम दोनों घटकों के, ठीक है, मूल प्रभाज और उनके वाष्प दाब का एक संबंध देखें कि यहां पर मैंने एक्स ए को 1 रखा है, यहां एक्स बी को, मतलब यहां पर ये है ए जो है बिल्कुल प्योर है, प्योर ए, तो यहां पर प्योर क्या है बच्चों बी। अब देखो ये ग्राफ में अगर आप, ये जो ग्राफ है ना आपके पास कौन सा कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो ये क्या है y इक्वल टू एम एक्स। तो अगर हम एक कोई भी ग्राफ ले लें, पहले एक्स ए, ठीक है, या एक्स बी, तो यहां देख रहे हैं आप कि यहां पर एक्स बी 0 है यहां पर। अब आप एक्स बी बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एक्स बी बढ़ा रहे हैं तो आप देखोगे कि यहां पर ये है पी बी इक्वल टू, जब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि ये हो जाएगा ग्राफ जो दिख रहा है कि जैसे जैसे आप एक्स बी बढ़ा रहे हैं, है ना, तो ये बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर ये वाली लाइन जो है ये हो जाएगी पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू क्या एक्स बी, और ये वाली लाइन जो है पी ए इक्वल टू है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, कि जैसे जैसे आप बी बढ़ाते जा रहे हैं देख रहे हैं तो पी बी बढ़ता जा रहा है, और जब एक्स बी 1 हो गया तो यहां पर ही ये जो पी बी है वही क्या हो गया पी नॉट ए इक्वल। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्स बी कितना हो गया बच्चों 1। ठीक इसी तरह से यहां पर पी ए इक्वल हो गया पी नॉट ए, क्योंकि यहां पर एक्स ए कितना हो गया 1, जो मैंने नीचे भी लिख दिया है।
तो इस तरह से अगर हम दोनों ग्राफ को, दोनों स्टेट इक्वेशन को इस तरह से ले लें तो ये एक राउल्ट नियम का इक्वेशन बन जाएगा, है ना, कि ये वाली जो लाइन है ये किसको शो कर रही है बच्चों, पीवी को। ये वाली लाइन जो देख रहे हैं ये किसको शो कर रही है, पीए को। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाली इस तरह से, ये हो गई पीए की। अब मान लो आप इस पॉइंट पर विलयन का कुल दाब निकालना चाहें तो कैसे निकालोगे, तो वो ये कह रहा है कि आप इस पॉइंट से एक लंब डालो इस पॉइंट तक, और यहां से ये वाली वैल्यू जो x आ रही है आपके पास यहां दाब की, ये नोट कर लें। तो ये x जो दाब की वैल्यू आएगी वो हो गई किसके इक्वल, पीए के इक्वल। मतलब यहां पर अगर हम देखें तो पीए कितना हो गया x, और जो पीवी है वो यहां से ले लें आप, यहां से चले जाए, और यहां पर तो पीवी किसके इक्वल है, y के। तो दोनों को जोड़ दोगे तो इस पॉइंट पर आपको पी टोटल निकला है, समझ गए ना। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट पर अगर मान लो आपको इस पे निकालना है, यहां से एक अभिलंब डालें, यहां से आप ए को ले लें, यहां से बी को ले लें, मतलब अगर मैं कहूं यहां पे निकालना है तो आप यहां चले जाएं, यहां से आपको क्या ले लेना है, पीवी की वैल्यू ये वाली, ठीक है। और जब ये यहां जा रहा है तो यहां कहीं से आप पीए ले लो। तो इस तरह से आप इस राउल्ट समीकरण के माध्यम से दाब निकाल सकते हैं। ये है इसका एक सिंपल ग्राफ, और ये है पी टोटल और एक्स ए, पी टोटल और एक्स बी का ग्राफ। बात क्लियर है यहां तक। तो ये है राउल्ट का नियम और उसके दो समीकरण। आपको जो न्यूमेरिकल दिए जाते हैं उसमें आपको मोल दे दिए जाएंगे दोनों घटकों के, उनकी शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब दे दिए जाएंगे, टोटल निकालना होता है या आंशिक दाब निकालना होता है। एक चीज और बता दूं कि यहां तक हो गई। अब आता है वाष्प अवस्था का संघटन। तो देखो बच्चों, वाष्प अवस्था का संघटन का मतलब है कि जब द्रव यहां से वाष्पित हो रहा है ना, ये है द्रव, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा XA और XB है। जब द्रव यहां जाएगा तो उसके यहां पे भी तो मोल होंगे ना। तो हम ये मान लें कि इसका मूल प्रभाज गामा A है और इसका मूल प्रभाज गामा B है। तो यहां पर जो गामा A है ये हो गया वाष्प अवस्था में, ठीक है, A घटक का मूल प्रभाज इस तरह से, और जो गामा B है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वाष्प अवस्था में B घटक का मूल प्रभाज, ठीक है, इस तरह से। तो दोनों घटकों की देखो, चूंकि द्रव में है तो ये वाष्प है यहां पर, तो वाष्प में भी तो घटक होगा ना, ठीक है। तो वाष्प अवस्था में भी घटक है, द्रव अवस्था में भी घटक है। तो दोनों के संबंध क्या है, वाष्प अवस्था में कितना मूल प्रभाज होगा, द्रव अवस्था में, तो इसको बताने के लिए एक संबंध है। तो देखो, वाष्प अवस्था में अगर आपको किसी का मूल प्रभाज निकालना है तो एक डाल्टन नियम था ना, डाल्टन नियम से अगर आप जानते हैं तो आप लिखेंगे गामा ए इक्वल टू एक्स ए, ठीक है। मतलब है कि उसका मूल प्रभाज इनटू क्या करते हैं, टोटल प्रेशर, यही करते हैं ना, इस तरह से कि आपको घटक का गैसीय अवस्था में, सॉरी यहां पर 2 मिनट ऐसे लिखेंगे पहले हमें कि डाल्टन नियम के अनुसार पीए इक्वल टू गामा ए इंटू पी टोटल, ठीक इसी तरह से पीवी इक्वल टू गामा बी इंटू पी टोटल। आप जानते हैं गामा ए मतलब वाष्प अवस्था, गैस अवस्था में घटक का मूल प्रभाज इंटू मिश्रण का कुल दाब बराबर होता है घटक का आंशिक दाब। ये है डाल्टन नियम के अनुसार वाष्प अवस्था के आधार पर घटक का आंशिक दाब निकालना। और राउल्ट नियम के अनुसार होता है पीएच इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो यहां पर यही रख दिया गया है कि गामा ए निकालना है तो पी ए अपॉन पी टोटल, तो पी टोटल पी ए प्लस पी बी, ऐसे गामा भी निकाल लेंगे, और गामा ए प्लस गामा बी इक्वल टू होता है 1। तो इस तरह से अगर हमने घटकों के आंशिक दाब राउल्ट नियम से निकाल लिए तो हम इस तरह से वाष्प अवस्था में भी घटकों के मूल प्रभाज निकाल सकते हैं। और रिलेशन बिटवीन गामा ए और गामा बी, तो देखो गामा ए अपॉन गामा बी इक्वल टू एक्स ए अपॉन एक्स बी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इंटू पी नॉट ए अपॉन
एक्स बी पी नॉट बी, ठीक है, या पी ए अपॉन पी बी, क्योंकि एक्स ए इंटू पी नॉट ए, यहां से जब आप रेशियो लोगे गामा ए तो पी ए अपॉन पी बी, और पी ए अपॉन पी बी का रेशियो मैंने यहां पे इस तरह से लिख दिया। एक रिलेशन और है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो हम एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो कि हम राउल्ट नियम और डाल्टन नियम के आधार पर अगर ये रिलेशन देखें तो हम इस एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू इसमें रख दें तो हमारे पास एक रिलेशन और आएगा, गामा ए अपॉन पी ए प्लस गामा बी अपॉन पी बी इक्वल टू 1 अपॉन टोटल। ये संबंध समझ गए ये कहां से आ गया, क्योंकि एक्स ए इंटू पी ए अपॉन पी टोटल इक्वल टू गामा ए, इससे ले लिया मैंने। तो इस तरह से आप और भी संबंध निकाल सकते हैं पी टोटल और गामा ए के बीच में, पी टोटल और एक्स बी के बीच में। तो ये थे हमारे राउल्ट नियम से संबंधित रिलेशंस। अब देखो एक दो क्वेश्चन बता देता हूं जो इससे पूछे गए हैं। जैसे मैथेनॉल और एथेनॉल के मिश्रण का कुल दाब निम्न संबंध से दिया गया है, पी टोटल 125 XM प्लस 145। तो मैथेनॉल और एथेनॉल की शुद्ध अवस्था के वाष्प क्या होंगे। तो देखो बच्चों, अगर आप XM को लेके इक्वेशन निकालेंगे राउल्ट नियम का तो ये बचेगा पी टोटल इक्वल टू पी नॉट एम माइनस पी नॉट ई एक्स एम प्लस पी नॉट ई। मतलब मैंने यहां पर ये रिलेशन ले लिया है पी नॉट एम इंटू एक्स एम प्लस पी नॉट ई इंटू एक्स ई, ठीक है, ये है इक्वल टू पी टोटल। तो यहां पर मैंने एक्स ई की जगह रख दिया है 1 माइनस एक्स एम, और जब ये सब रख के इस इक्वेशन में करोगे तो आपके पास फाइनली ये इक्वेशन निकल आएगा। अब देखो इस इक्वेशन को और दिए गए इक्वेशन को कंपेयर करो तो आप देख रहे हैं कि जो स्लोप दिख रहा है वो 125, वो है पी नॉट एम माइनस पीई। मतलब यहां पर पी नॉट एम माइनस पीई का वैल्यू दे रखा है 125, क्योंकि ये क्या है बच्चों, स्लोप। और जो अंतःखंड दिख रहा है आपको, ठीक है, जो पी नॉट ए और वो दिख रहा है, सॉरी पी नॉट ई जो दिख रहा है वो है 145। तो यही मैंने कंपेयर कर दिया कि पी नॉट ई 145 mm आ गया, पी नॉट एम माइनस पीई की वैल्यू 125 दे रखी है, तो इस तरह से पीएम निकला है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, उनको आप अच्छी तरह से देखें। नेगेटिव स्लोप भी दे रखी होती है कई बार, तो आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे। ठीक इसी तरह से ए तथा बी घटक के मिश्रण में ए का 1 मोल, बी के 3 मोल तथा पी टोटल है 550 mm। यदि बी का 1 मोल और बढ़ा दिया जाए तो विलयन का दाब 10 mm बढ़ जाता है, तो ए और बी की शुद्ध अवस्था के दाब क्या होंगे। तो देखो पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये हम राउंड नियम ले लेंगे। अब हमें यहाँ पी टोटल दे रखा है, घटकों के मोल दे रखे हैं, तो एक्स ए कितना हो जाएगा, देखो 1 मोल और ये है बी के 3 मोल, तो टोटल हो गए 4 मोल। तो यहां पर एक्स ए क्या हो जाएगा बच्चों 1/4 और एक्स बी क्या हो जाएगा 3/4। हमें पी नॉट ए और पी नॉट बी नहीं मालूम, लेकिन बाकी पद तो मालूम है ना। तो इस तरह से आपने एक इक्वेशन बना दिया, ठीक है। तो ये आ गया पहला इक्वेशन 2200 इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी। फिर दूसरे में फिर ये कहा गया कि बी का 1 मोल और बढ़ा दिया गया, तो दाब 10 mm बढ़ गया, मतलब अभी 550 था वो गया 560। तो एक्स ए अब यहां पर फिर चले जाए, तो यहां पर आप एक्स ए कितना रखोगे, 1 मोल, उसमें तो चेंज किया नहीं गया, लेकिन मोल टोटल तो बढ़ गए ना, तो 1/5 और एक्स बी हो गया 4/5, क्योंकि उसका 1 मोल बढ़ाया गया, पहले 3 थे अब 4 हो गए। अब इसका भी बना लिया अपने इक्वेशन, तो आ गया 2800 इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी। अब समीकरण 1 से 2 से 1 को घटा दो तो आपके पास पी नॉट बी आ जाएगा 600 और पी नॉट ए आ जाएगा 400। इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लिए दोनों की शुद्ध अवस्था के अवस्था। ठीक, अगला क्वेश्चन है बेंजीन के 2 मोल तथा टॉलुइन के 3 मोल मिलाए गए। यदि पी नॉट बी बेंजीन का वाष्प है 100 mm और पी नॉट टी जो है टॉलुइन का जो है, यहां पर टी कर दूं, पी टी मतलब हो जाएगा टॉलुइन का वाष्प है 150 mm, तो वाष्प अवस्था में घटकों के मोल प्रवाह क्या होंगे। तो पीबी मतलब ये हो गया बच्चों बेंजीन के लिए, और ये मैंने ले लिया है किसके लिए, टॉलुइन के लिए। तो बेंजीन का जाएगा 2 मोल और 3 5, तो 2/5 इंटू 100 40, ठीक है, और यह जाएगा 3/5 इंटू 150 90, टोटल दाब हो गया 130। तो
वाष्प अवस्था में निकालना है तो ये जो हो जाएगा बेंजीन का हो जाएगा 40/130 और टॉल्यूइन का हो जाएगा 90/130। ठीक है, एक रिलेशन ये ध्यान रखना है कि YA समानुपाती XA, मतलब बिलियन में जो घटक ज्यादा होगा उसकी वाष्पता में उसका मोल प्रभाव भी ज्यादा आएगा। ठीक है, इस तरह से। और गामा ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो गामा ए इक्वल टू समानुपाती पी नॉट ए। इसका मतलब है कि यहां पर चाहे एक्स ए से संबंध ले लें गामा ए का, चाहे पी नॉट ए से, तो इसका मतलब है जो घटक ज्यादा वाष्प दाब रखता है उसका वाष्प अवस्था में मात्रा भी अधिक होगी। ध्यान रखें, जो विलयन में ज्यादा वाष्पशील घटक है उसका वाष्प दाब ज्यादा है, तो उसकी वाष्प अवस्था में उसकी मात्रा भी ज्यादा होगी। जैसे बेंजीन का है 12.8 kPa और टॉल्यूइन का 3.85 की, तो वाष्प अवस्था में बेंजीन अधिक घनीभूत होगा। बेंजीन वाष्प अवस्था बेंजीन से अधिक घनीभूत होगी, मींस वाष्प अवस्था में बेंजीन के ज्यादा पार्टिकल अणु होंगे। तो इस तरह से ये था राउल्ट का नियम और उससे संबंधित जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स थे। बाकी आप इन रिलेशन से सॉल्व करना है। इसके बाद हम विलयन के प्रकार लेंगे, जिसमें आदर्श विलयन और इसको डिस्कस करेंगे अनादर्श विलयन को। तो बात समझ गए अच्छी तरह से, तो ये है हमारा बैटन। ठीक है।